Hello dear students, this is the third chapter of history, ruling the countryside. Countryside means village. In this chapter, we will see how did the East India Company control over the countryside. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलेजेस में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द कंपनी बिकम्स द दीवान. कंपनी का दीवान बनना. दीवान का मतलब होता है बिकमिंग. अ दीवान मीन्स वन हु हैड राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू. जब किसी को किसी जगह के रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता था तो उसको दीवान कहा जाता था. बट हु गेव देम राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने राइट दिए कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके. रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, जबकि वो एज अ ट्रेडर इंडिया में आए थे. On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर, जो कि उस वक्त शाह आलम सेकंड था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी राइट्स दे दिए. द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली took place in Robert Clive's tent, with a few Englishmen and Indians as witness. जो एक्चुअल इवेंट हुआ था जब शाह आलम सेकंड ने ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिए, ये रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिश गवर्नर था बंगाल प्रेसिडेंसी का, वो उसके टेंट में हुआ था कुछ इंग्लिशमैन और इंडियंस के साथ, सबूत के तौर पर. बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग. लेकिन अगर हम ऊपर पिक्चर देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक बहुत ही ग्रैंड ओकेजन है जिसमें राजा दीवानी राइट्स दे रहा है रॉबर्ट क्लाइव को. द पेंटर वॉज कमीशन. कमीशन का मतलब होता है प्रोड्यूस स्पेशली टू ऑर्डर, मतलब कुछ बनाने के लिए स्पेशली किसी को ऑर्डर देना. तो पेंटर को स्पेशली ऑर्डर किया गया था कि वो क्लाइव के इस मेमोरेबल इवेंट को पेंटिंग में बनाए. द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. जो दीवानी राइट्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे, वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी. As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. दीवान बनने का मतलब था कि अब ब्रिटिश जिस एरिया में वो कंट्रोल कर रहे थे वहाँ पर उन्हें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर के राइट मिल गए थे. इसका मतलब है अब वो उस जगह से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे. नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज. अब उन्हें ये सोचना था कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए उस जगह को, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए कि वहाँ से वो रेवेन्यू रिसोर्सेज कलेक्ट कर सके. दिस हैड टू बी डन in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. और ये उन्हें इस तरीके से करना था कि कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी बढ़ते हुए खर्चे हैं, उन्हें इस रेवेन्यू से पूरा किया जा सके. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. और ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी इंश्योर करना चाहती थी कि इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड, कि ये वो प्रोडक्ट खरीदे जो उन्हें ज़रूरत है, एंड सेल व्हाट इट वांटेड, और वो बेचे जो ये बेचना चाहते हैं. ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्नड दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन. ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे समय के साथ साथ जो कंपनी थी उन्होंने ये सीखा दैट इट हैड टू बी मूव विथ सम कॉशंस, कि कुछ सावधानी के साथ ऐसा करना होगा. बीइंग एन एलियन पावर इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड. पेसिफाई मतलब होता है काम.
क्योंकि ये एक एलियन पावर थी, मतलब एक बाहरी पावर थी, दूसरी कंट्री से आए थे यहाँ पर, तो इट नीडेड, तो उन्हें उन लोगों को भी काम रखना था, शांत रखना था जो पहले से यहाँ पर रूल कर रहे थे, एंड इंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, और यहाँ पर अथॉरिटी और प्रेस्टीज को, अपनी ताकत और सम्मान को इंजॉय कर रहे थे. Those who had held local power had to be controlled by, they could not, but they could not be entirely eliminated. जो यहाँ पर पहले से रूल कर रहे थे, जो लोकल पावर थी, हैड टू बी कंट्रोल, उन्हें कंट्रोल भी करना था, लेकिन साथ ही साथ वो ब्रिटिशर्स जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ये भी जानती थी कि उन्हें पूरी तरीके से यहाँ से निकाला नहीं जा सकता. हाउ वॉज दिस टू बी डन? तो अब किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी कम टू बी कॉलोनाइज द कंट्री. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कंट्री साइड मतलब विलेजेस को किस तरीके से कंपनी ने अपने कंट्रोल में किया, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, और वहाँ पर रेवेन्यू रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, जो लोगों के राइट्स थे उन्हें दोबारा से बताया गया, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और उस तरीके की प्रोड्यूस को यील्ड करवाया गया जो कि वो चाहते थे एज अ रॉ मटेरियल. इसमें एक टर्म आया है कॉलोनाइज. कॉलोनाइज का मतलब होता है व्हेन अ कंट्री इस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री. जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में पॉलिटिकल पावर के साथ उसे कंट्रोल कर लेती है तो उसे कॉलोनी कहा जाता है, कॉलोनाइज कहा जाता है. रेवेन्यू फॉर द कंपनी. कंपनी के लिए रेवेन्यू क्यों जरूरी था? रेवेन्यू मतलब टैक्स. द कंपनी हैड बिकम द दीवान. कंपनी 1765 में दीवान बन चुकी थी. दीवान बनने का मतलब था कि अब उनके पास राइट्स थे कि वो अपने कंट्रोल्ड एरिया में टैक्स कलेक्ट कर सके. बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर. लेकिन अभी भी वो अपने आप को एज अ ट्रेडर ही देख रहे थे. इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन. इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम. ये लोग एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इनकम लेना चाहते थे, बट वॉज अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट. लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का जो लगान का सिस्टम था उसे इम्पोज नहीं करना चाहते थे. द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल. ये यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे, जितना वो यहाँ से कलेक्ट कर सके, और साथ ही साथ जो फाइन कॉटन था और जो सिल्क था उसे कम से कम दामों में खरीदना चाहते थे. मतलब अभी जो मेन मोटिव था उनका यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बस टैक्स कलेक्ट करें. लेकिन टैक्स कलेक्ट करने के लिए उस जगह की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छा करना इनकी जिम्मेदारी थी, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे. विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल. 5 years में जो कंपनी चीज़ें खरीद रही थी उसके दाम बढ़ गए. Before 1865 the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. 1865 से पहले जब कंपनी इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदती थी तो उसके बदले गोल्ड और सिल्वर उन्हें देना पड़ता था. नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल could finance the purchase of goods for export. लेकिन अब जब बंगाल रीजन से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे तो उन्हीं पैसों से वो यही का ही सामान खरीद रहे थे. Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. और बहुत जल्दी ही ये देखने को मिला कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है. आर्टिसंस वर डेजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर being forced to sell their goods to the company at low prices. जो विलेजेस के आर्टिसंस थे वो उस जगह को छोड़ के जा रहे थे क्योंकि जो कंपनी थी वो उनसे फोर्सफुली कम दामों में उनका सामान खरीद रही थी. पीसेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम. और जो पीसेंट्स थे वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे जितनी उनसे डिमांड की जा रही थी.
जो ड्यूज थे, जो उधार थे, ड्यूज मतलब होता है उधार। आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन, जो आर्टिसनल प्रोडक्शन था, क्योंकि आर्टिसन वहाँ से जा रहे थे किसी दूसरी जगह पर, उस विलेजेस को छोड़ के जा रहे थे, तो उनका जो प्रोडक्शन था वो भी इफेक्ट हुआ। एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स, और जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन था, जो खेती थी, वो भी पूरी तरीके से खराब हो रही थी। इनके क्या क्या रीज़न थे हम अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। देन इन 1770 अ ट्राइबल टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। और फिर 1770 में एक टेरिबल फेमाइन आया, किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, जिसने बंगाल के 10 मिलियन पीपल को मार दिया। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, और जो वहाँ की पॉपुलेशन थी उसका जो 1/3 पार्ट था वो खत्म हो गया। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब जब जहाँ से ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू लेना था और वहाँ की इकोनॉमी खराब हो रही थी, तो अब ज़रूरत थी कि वहाँ की इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाए। If the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? अगर किसी जगह की जो इकोनॉमी है वो खराब हो रही थी, वो ख़त्म हो रही थी, तो क्या कंपनी के लिए पॉसिबल था कि वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, जो आर्टिसंस थे वो विलेजेस को छोड़ के जा रहे थे, तो वो कैसे उनसे रेवेन्यू ले सकते थे? मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उसमें से जो अधिकतर थे वो ये चाह रहे थे, ये फील कर रहे थे कि अब लैंड में इन्वेस्ट करना जरूरी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। इस तरीके की बातें कंपनी में चल रही थी। हाउ वॉज दिस टू बी डन, लेकिन ये कैसे होता? आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट्स ऑन द क्वेश्चन, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। 20 साल तक नेगोशिएट करने के बाद कंपनी के ऑफिशियल्स के बीच में 20 साल तक नेगोशिएशन चला, बातचीत चली, और उसका फाइनल रिजल्ट ये निकला कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, जो कि एक रेवेन्यू सिस्टम था, उसे इंट्रोड्यूस्ड किया गया। परमानेंट सेटलमेंट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज द ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था जिसने परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस किया था इन बंगाल। बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। इस परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो राजा थे और जो तालुकदार थे उन्हें जमींदार कहा गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीसेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। इस परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग जो तालुकदार और राजा थे, जिन्हें जमींदार कहा गया, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो रेंट कलेक्ट करेंगे पीसेंट्स से और उसे कंपनी को देंगे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, और जो इस सिस्टम में अमाउंट डिक्लेयर किया गया वो फिक्स्ड था हमेशा के लिए। दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। इसका मतलब ये था कि कभी भी फ्यूचर में ये टैक्स इंक्रीज नहीं किया जाएगा। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers. ऐसा इसलिए था क्योंकि ये फील किया गया कंपनी के थ्रू कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हमेशा ही कंपनी को रेगुलर टाइम पर टैक्स मिलता रहेगा। कंपनीज कॉफर्स मतलब होता है कंपनी का खजाना। एंड एट द सेम टाइम encourage the जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, और साथ ही साथ जो जमींदार्स होंगे वो जो उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा पीसेंट्स से, वो पैसा वो लैंड को इम्प्रूव करने में लगाएंगे, जिससे जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट
फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम रेवेन्यू डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, अगर फ्यूचर में प्रोडक्शन अच्छा होता है तो जमींदार को पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो जो फिक्स्ड अमाउंट है वही हमें देगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जमींदार के पास रहेगा वो उसे इन्वेस्ट करेगा अच्छे लैंड के लिए, ताकि लैंड को अच्छा किया जा सके, ज़मीन को अच्छा किया जा सके, फर्टाइल किया जा सके और वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वॉज दिस